नमस्कार बच्चों। आज हम दूसरे पार्ट के आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्त से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण से क्या संबंध है ये बताया गया है। तो देखते हैं। चलो, हमने देखा है कि आवर्त और समूह इसको बोलते हैं। ये आवर्त होता है पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, ऐसा बहुत सारे 7 आवर्त होते हैं। अब उनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण से रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे दिया है, आपको ऐसा दिखाई देगा कि इन तत्वों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु उनमें कवचों की संख्या समान है। जैसे अब ये हमने देखा पहला आवर्त, पहले आवर्त में केवल एक कवच है, इसमें भी एक कवच है और इसमें भी एक कवच है। दूसरे आवर्त में देखा हमने, देखो पहला कवच दूसरा कवच, तो प्रत्येक जितने भी तत्व इस आवर्त में हैं दूसरे आवर्त में, वो सबके पास कितने कवच होंगे? 2 कवच होंगे। तीसरे आवर्त में 3 कवच है, चौथे आवर्त में 4 कवच है, ऐसे बाकी सब लेंगे तो 7वें आवर्त में 7 कवच तक होंगे। जब उनको अगर कवचों के हिसाब से देखने जाएंगे तो आपको यहाँ ऐसा भी दिखाई देगा कि आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी कमी आती है। हमने देखा है कि जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर 2 देगा, यहाँ 3 देगा, यहाँ पे 4 देगा या लेगा, लेकिन अब फिर यहाँ पे 5 नहीं देगा। यहाँ पर वो क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 5 तो पहले से है और 8 पूर्ण करना है तो 3 ले लेगा, फिर 3, 2, 1, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे बताया गया। तो एक ही आवर्त में रखे सभी तत्वों की कक्षाओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते समय क्या होती है? संयोजकता घटती है। तो ये बताया गया आपको। तो आगे देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 1 की वृद्धि होती है, में भी 1 की वृद्धि होती है। पहले वृद्धि होगी, फिर बाद में क्या होगा? वो घटना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की संख्या समान होती है वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन तत्वों में के तथा एल्डीन 2 कवचों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा इसलिए वो दूसरे आवर्त में है। तीसरे आवर्त में मतलब उसके अंदर कितनी कक्षा होंगी? 3 कक्षाएं होंगी। तो ये सब तीसरे आवर्त के तत्व हैं, ये सब दूसरे आवर्त के तत्व हैं। मतलब आपको ध्यान क्या देना है, जिस तत्व में जितनी कक्षाएं होंगी वही उस आवर्त में आएगा। जैसे 3 कक्षाएं हो गई तो तीसरे आवर्त में आएगा, 2 कक्षा हो गई तो दूसरे आवर्त में आएगा, 5 कक्षा हो गई तो 5वें आवर्त में आएगा, ऐसा। तो कक्षाओं के आधार पर हम उस तत्व का आवर्त क्रमांक बता सकते हैं। फिर आगे दिया है, देखिए यह फॉर्मूला है, हम लोग 9वीं में पढ़ा था 2n का वर्ग। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, प्रत्येक कवच के में कितने महत्तम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनकी संख्या निकालते हैं। इससे पहले कवच में 2, दूसरे कवच में 8, तीसरे कवच तक कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए, ऐसा। फिर चौथे कवच तक 32 होने चाहिए। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। कवच में इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अनुसार पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार तीसरे आवर्त में 8 तत्व। अगले वाले आवर्तों में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ घटक, उन पर विचार आगे कक्षा में करेंगे। तो आपको खाली इतना याद रखना है कि पहली कक्षा का महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, दूसरे का 8, तीसरे का 18, 32। कौन सा सूत्र का उपयोग होता है? 2n का वर्ग। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। तो हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्म की तुलना करने पर गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से पूरा। अब इसमें हम इस कक्षा में केवल तत्वों के संयोजकता और परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या या धातु अधातु, इन तीनों गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो संयोजकता किसे कहते हैं ये याद कर लेंगे। तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है। ये हमने पिछले कक्षाओं में देखा है। संयोजकता हमेशा 1, 2, 3, 4 तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ओके। फिर परमाणु का आकार देखेंगे हम। परमाणु का आकार
तो परमाणु का आकार यह मूलभूत द्रव्य का मूलभूत गुणधर्म है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। परमाणु का आकार यह किसके ऊपर दर्शाया जाता है? परमाणु त्रिज्या के ऊपर। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? वह किसी भी तत्व के केंद्रक से उसकी बाह्यतम जो कक्षा होगी उसके बीच की दूरी होगी, इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर दिया है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग करते हैं। इस इकाई का उपयोग करते हैं, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो ये आपको दिया गया है। उसी हिसाब से नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें कुछ अपने को देखने की, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के आधार पर तत्वों को बताया गया है। तो कौन सा तत्व सबसे छोटा होगा, कौन सा तत्व सबसे बड़ा होगा, समझे। यहाँ पर भी वही चीज़, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे यहाँ पूछे गए, लेकिन आपको पोर्शन में है नहीं तो आएंगे नहीं। फिर धातु व धातु गुणधर्म। अब धातु धातु गुणधर्म कैसे दिखाते हैं? देखो जैसे यहाँ पे दिया है, धातु सदृश और अधातु। हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के बाजू बाजू में कौन से गुणधर्म के तत्व हैं? धातु सदृश गुणधर्म के तत्व हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो धातु तथा अधातु को अलग करती है, ऐसा दिखाई देता है। इस रेखा के बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु। यहाँ पे देखो अधातु है, यहाँ पे देखो धातु है, नीले से जो दिखाए गए हैं। फिर यह किस कारण हुआ? धातु और अधातु के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अंतर करके देखें। सरल आयनिक यौगिकों के रासायनिक